नमस्कार और स्वागत है। आज हम संख्याओं की दुनिया में उतरेंगे जी। और कुछ ऐसे सरल से दिखने वाले गणितीय व्यंजकों मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को देखेंगे जिनके नतीजे कभी-कभी काफी हैरान कर देते हैं। वो ये है, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो इन चार विकल्पों में से कौन सा एक्सप्रेशन सबसे छोटा मान देगा। ठीक है। पहली नजर में तो दिमाग यही कहता है कि घटाना, सब्ट्रैक्शन संख्या को छोटा करता है। हाँ बिल्कुल। तो शायद D n 0.5 ही जवाब होगा। हाँ। पर फिर मेरा ध्यान गया B पर कि किसी संख्या को 0.2 से गुणा करना असल में उसे 5 से भाग देने के बराबर पर। जी। तो n5 यानी n गुणा 0.2 का मान हमेशा सबसे छोटा होगा। सवाल है, यदि n1 एक प्राकृतिक संख्या है तो किसका मान अधिकतम होगा। ठीक। यहाँ भी हम कुछ विकल्पों को जल्दी से हटा सकते हैं। जैसे कि C n5 वो तो मान को कम ही करेगा। बिल्कुल, तो वो जवाब नहीं हो सकता। और D5n ये एक दिलचस्प केस है। शर्त है कि n का मान 1 से बड़ा हो। चलिए n = 2 लेकर देखते हैं, जो शर्त के हिसाब से सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो n+5 होगा 7 और 5n होगा 10। यहाँ तो 5n जीत गया। इसे ऐसे समझते हैं, 5n का मतलब क्या है? n + n + n + n + n। हाँ, n को 5 बार जोड़ना। और हम इसकी तुलना कर रहे हैं n+5 से। अगर हम दोनों तरफ से एक n हटा दें तो असल में हम तुलना कर रहे हैं 4n और 5 के बीच। अच्छा, और क्योंकि शर्त है कि n का मान 1 से बड़ा है तो n कम से कम 2 तो हो गई। जी। तो 4n का मान कम से कम 4 गुणा 2 यानी 8 होगा। तो हम असल में 8 या उससे बड़ी संख्या की तुलना 5 से कर रहे हैं। और जाहिर है 4n हमेशा 5 से बड़ा होगा, इसलिए 5n हमेशा n+5 से बड़ा होगा। प्रश्न संख्या 5। हाँ, परिमाप वाला। हाँ, इसमें कहा गया है कि अगर आप 4 वर्ग इकाई की एक शीट से 1 वर्ग इकाई का एक कोना काट दें तो परिमाप यानी पेरीमीटर में कोई बदलाव नहीं होगा। सच कहूं तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि अगर कागज का कोना काटा है तो परिमाप कम होना ही चाहिए। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? और आपका रिएक्शन बिल्कुल स्वाभाविक है। ये सवाल हमारी सहज कुछ हटाने का मतलब कम होना वाली धारणा को चुनौती देता है। हाँ। यहाँ पर विजुअलाइजेशन मतलब मन में तस्वीर बनाने की एबिलिटी काम आती है। कल्पना कीजिए कि आपने एक वर्गाकार कागज का कोना काटा। ठीक है। आपने 2 किनारे हटाए, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो आपने 2 सेंटीमीटर की बाउंड्री हटा दी। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने वो कोना काटा, उस खाली जगह पर 2 नए किनारे भी तो बन गए। एक नई लंबाई और एक नई चौड़ाई, दोनों 1-1 सेंटीमीटर की। अच्छा। तो आपने 2 सेंटीमीटर हटाए और ठीक उसी समय 2 नए सेंटीमीटर जोड़ दिए। नेट रिजल्ट 0। परिमाप वही का वही रहा। अरे वाह। हाँ, क्षेत्रफल जरूर कम हो गया, लेकिन बाउंड्री की कुल लंबाई उतनी ही रही। तो आप कह रहे हैं कि ये सवाल सिर्फ ज्यामिति का नहीं बल्कि हमारी सहज बुद्धि की एक परीक्षा है। हम सोचते हैं कि कुछ हटाने का मतलब हमेशा कम होना होता है, लेकिन गणित हमें दिखाता है कि ऐसा जरूरी नहीं। बिल्कुल, ये उन मजेदार सवालों में से एक है जिसे आप अपने दोस्तों से पूछकर उन्हें कुछ देर के लिए परेशान कर सकते हैं। ये दिखाता है कि गणित कितना आश्चर्यजनक हो सकता है। अब एक और क्लासिक टॉपिक पर आते हैं जहां स्पीड और सटीकता दोनों की जरूरत होती है, एलसीएम और एचसीएफ। प्रश्न 4 में 36, 54 और 60 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर पूछा गया है। अब किताबों वाला तरीका तो है, पर परीक्षा के दबाव में अक्सर छात्र इसमें गलती कर देते हैं। क्या इसे समझने का कोई और सहज तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्रिया से पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एचसीएफ को ऐसे समझिए कि ये वो सबसे बड़ी ईंट है जिससे आप 36, 54 और 60 फुट लंबी तीनों दीवारों को बिना कोई टुकड़ा तोड़े बना सकते हैं। अच्छा। यहां वो सबसे बड़ी ईंट 6 फुट की होगी। अब एलसीएम वो सबसे छोटी दूरी है जहां ये तीनों नंबर पहली बार एक साथ मिलते हैं। इसे ऐसे सोचें कि 3 धावक हैं जो 36, 54 और 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एलसीएम वो समय है जब वे तीनों स्टार्टिंग लाइन पर एक साथ फिर से मिलेंगे, जो यहाँ 540 सेकंड है। वाह, ये ईंट और रेस वाला उदाहरण इसे बहुत स्पष्ट कर देता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि संख्याओं के बीच का एक रिश्ता है। हाँ, और जब एक बार ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है तो शॉर्टकट अपने आप काम करने लगता है। कैसे? एचसीएफ के लिए आप सबसे छोटे नंबर 36 के फैक्टर्स को देखें और चेक करें कि कौन सा फैक्टर बाकी दोनों को भी डिवाइड करता है।
और एलसीएम के लिए सबसे बड़े नंबर 60 का पहाड़ा पढ़ें और देखें कि कौन सी संख्या बाकी दोनों से भी डिवाइड होती है। मतलब 60, 120, 180 ऐसे? हाँ, ये सोचने का एक तेज तरीका है। तो ये साफ है कि गणित सिर्फ सही जवाब तक पहुंचना नहीं है, बल्कि सबसे बेहतर और सहज रास्ते से पहुंचना है। बिल्कुल। और यही सोच हमें सीधे शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी की दुनिया में ले जाती है, जहां सही जवाब से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि छात्र गलत जवाब क्यों देते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी से जुड़ा एक सवाल है जो हर शिक्षक को परेशान करता है। जब बच्चे भिन्नों को जोड़ते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से जोड़ देते हैं, क्या इसका मतलब है कि उन्हें ठीक से पढ़ाया नहीं क्या? नहीं, और यही इस सवाल का सबसे दिलचस्प पहलू है। इसका जवाब शिक्षक की कमी नहीं है, इसका सही जवाब है अति सामान्यीकरण, मतलब ओवर जनरलाइजेशन। अच्छा। बच्चा यहाँ पर एक तर्क का इस्तेमाल कर रहा है। उसने सीखा है कि प्राकृतिक संख्याओं को सीधा सीधा जोड़ा जाता है, जैसे 2 + 3 = 5। वह उसी सीखे हुए नियम को एक नई स्थिति, मतलब भिन्न पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने हिसाब से लॉजिक लगा रहा है। हाँ, वह एक छोटा तर्कशास्त्री है जो अपने ज्ञान का विस्तार कर रहा है, भले ही वह गलत हो। तो आप कह रहे हैं कि ये गलती एक तरह से बच्चे के दिमाग में झांकने की खिड़की है। ये दिखाती है कि वो सोच कैसे रहा है। बिल्कुल। प्रश्न 7 इसी बात पर जोर देता है। गणित में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे जरूरी हिस्सा है। अब शिक्षक का काम उसे डांटना नहीं, बल्कि उस सोच को सही दिशा देना है। तो फिर इस सोच को सही दिशा कैसे दी जाए? क्या सिर्फ और अभ्यास करवाना काफी है? यहीं पर शिक्षण सहायक सामग्री की भूमिका आती है। प्रश्न 6 में परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी सिद्धांत का जिक्र है, जो सुनने में भारी भरकम लगता है पर है बहुत सरल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक ही कॉन्सेप्ट को कई अलग अलग तरीकों से दिखाना। जैसे स्थानीय मान सिखाने के लिए आप गिना तारा यानी एबकस का इस्तेमाल करते हैं, जहां मोतियों की जगह मान तय करती है। ठीक है। फिर आप डीनीज ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जहां ब्लॉक का आकार, मतलब छोटा क्यूब, लंबी छड़, चपटी प्लेट, ये सब मान तय करता है। कॉन्सेप्ट एक ही है, स्थानीय मान, लेकिन उसे देखने और महसूस करने के तरीके अलग अलग हैं। एग्जैक्टली। इससे बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट किसी एक चीज से नहीं जुड़ता, बल्कि उसका एक मजबूत और लचीला मेंटल मॉडल बनता है। वो रटने की जगह समझने लगता है। सीधे फॉर्मूला बताने के बजाय उन्हें कुछ ठोस चीजों से समझाना चाहिए। हाँ, जब आप कागज की पट्टियों को मोड़कर या ग्रिड पेपर पर शेड करके दिखाते हैं, तो बच्चा उसे महसूस करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गणित सिखाने का एक प्राकृतिक क्रम है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, और वो क्रम है ठोस से अमूर्त, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। प्रश्न 27 इसी की बात करता है। बच्चे पहले चीजों को छूकर, देखकर और महसूस करके सीखते हैं। ये ठोस चरण है। और उसके बाद ही वो फॉर्मूले समझ पाते हैं। बिल्कुल। कक्षा 1 और 2 में गणित को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, एनसीएफ 2005, जैसा कि प्रश्न 10 में है, इसी पर जोर देता है। वो कहता है कि शुरुआती कक्षाओं में गणित को एक अलग डरावने विषय की तरह नहीं पढ़ाना चाहिए। तो फिर कैसे? उसे भाषा, कला और ईवीएस के साथ एकीकृत करना चाहिए। जब शिक्षक कहानी सुनाते हुए पात्रों को गिनता है, जो कि भाषा है, या बच्चों को रंगोली में पैटर्न बनाने को कहता है, जो कला है, या पत्तियों के आकार को पहचानने को कहता है, जो ईवीएस है, हाँ, तो बच्चे अनजाने में ही गणित सीख रहे होते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए दुनिया अलग अलग विषयों में बंटी हुई नहीं होती। उनके लिए सब कुछ एक ही अनुभव का हिस्सा है। ठीक कहा। और यही विचार आगे की कक्षाओं में भी चलता है। प्रश्न 15 में सेल और छूट पर चर्चा करने की बात कही गई है। ये क्या है? यह स्कूल के गणित को बाजार की दुनिया से जोड़ना है। हाँ, जब बच्चा समझता है कि प्रतिशत सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि उसकी पसंदीदा चीज पर डिस्काउंट पाने का एक तरीका है, तो गणित अचानक प्रासंगिक और शक्तिशाली हो जाता है। प्रश्न 22 के अनुसार एक अच्छे गणित शिक्षक का सबसे जरूरी गुण यही है कि वो इन संबंधों को बना सके। तो फिर हम ये कैसे जांचें कि बच्चा सिर्फ फॉर्मूला नहीं रट रहा, बल्कि असल में सोच रहा है? यहाँ मूल्यांकन यानी असेसमेंट की भूमिका आती है। सही। स्रोत में खुले सिरे वाले यानी ओपन एंडेड और बंद सिरे वाले यानी क्लोज एंडेड प्रश्नों का जिक्र है। इनमें क्या फर्क है? ये मूल्यांकन के उद्देश्य का फर्क है। बंद सिरे वाला प्रश्न है 5 + 3 क्या होता है? इसका सिर्फ एक सही जवाब है, 8। ये याददाश्त की जांच करता है। ठीक है। लेकिन खुले सिरे वाला प्रश्न है ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिन्हें जोड़ने पर 8 आता है। अब बच्चा 7 + 1
6 + 2, 5 + 3, 4 + 4 कुछ भी कह सकता है। या 0 + 8 भी। बिल्कुल। या अगर वो और क्रिएटिव है तो -2 + 10 भी कह सकता है। अच्छा। इसी तरह प्रश्न 30 का उदाहरण है, अपने आसपास से 3 क्यूबॉइड या बॉक्स शेप की चीजों के नाम बताइए। कोई कहेगा किताब, माचिस, ईट। कोई कहेगा मोबाइल फोन, अलमारी, लंच बॉक्स। सही। यहाँ कोई एक सही जवाब नहीं है। ये बच्चे को सोचने, खोजने और अपने ज्ञान को लागू करने पर मजबूर करता है। मूल्यांकन का मकसद सिर्फ उत्तर की जांच करना नहीं, बल्कि सोच की प्रक्रिया को समझना होना चाहिए। अब अंत में कुछ ऐसे सवाल हैं जो गणित की नींव, उसकी तार्किक संरचना से जुड़े हैं। एक्सियम, थ्योरम और हाइपोथेसिस। हाँ, इनमें अक्सर बहुत भ्रम होता है। क्या हम इसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं? जरूर। और ये समझना जरूरी है कि गणित अनुमानों पर नहीं, बल्कि एक ठोस तार्किक ढांचे पर बना है। चलिए प्रश्न 16 से शुरू करते हैं। मान लीजिए n एक विषम संख्या है। ठीक है। ये एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस है। ये एक शुरुआती धारणा है, एक अगर तो वाली स्थिति। हम मानकर चल रहे हैं कि ये सच है, ताकि हम देख सके कि इसके आगे क्या होता है। ठीक है, ये एक शुरुआती बिंदु है जिसे हम जांचने वाले हैं। तो फिर एक्सियम क्या है? एक्सियम या अभिधारणा वे कथन हैं जिन्हें हम बिना सबूत के सच मान लेते हैं, क्योंकि वे स्वयं स्पष्ट होते हैं। ये एक खेल के नियम हैं। खेल के नियम। हाँ, जैसा कि प्रश्न 17 में बताया गया है, ये तर्क का आधार है। जैसे दो बिंदुओं के बीच एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। हम इसे साबित करने की कोशिश नहीं करते, हम इसे एक सार्वभौमिक सत्य मानकर पूरी ज्यामिति का निर्माण करते हैं। तो एक्सियम्स खेल के नियम हैं। हाइपोथेसिस एक शुरुआती चाल है। तो फिर थ्योरम क्या है? थ्योरम वो नतीजा है जिसे आप उन नियमों, मतलब एक्सियम्स का इस्तेमाल करके और तार्किक कदम उठाकर जीतते हैं या साबित करते हैं। जैसे प्रश्न 18 का उदाहरण, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोई मानी हुई बात नहीं है, इसे एक्सियम्स का उपयोग करके बाकायदा सिद्ध किया जा सकता है। अच्छा, तो क्रम ये है, एक्सियम्स जो अटल नियम है, फिर तर्क और फिर थ्योरम्स जो सिद्ध परिणाम।